हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिको लीगल एविडेंस के बारे में। बेसिकली हम एविडेंस का डेफिनेशन देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ एविडेंस देखेंगे, देन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर कैसे ऑर्डर ऑफ ट्रायल होता है किसी भी केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एविडेंस के डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो एविडेंस क्या होता है? एक लीगल मीन टू प्रूफ और डिसप्रूव एनी मेडिको लीगल फैक्ट अंडर इंक्वायरी। कोई भी इंक्वायरी के अंदर अगर किसी चीज़ को लीगली हम प्रूफ या डिसप्रूव कर रहे हैं फैक्ट के द्वारा, तो उसको हम एविडेंस कहते हैं बेसिकली। तो एविडेंस हमारा यहाँ पे दो टाइप से डिवाइड करते हैं हम। एक तो होता है ओरल एविडेंस, एक दूसरा होता है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो ओरल एविडेंस होता है वो हमारा स्टेटमेंट होता है, ओरल या वर्बल, गिवन गिवन टू द कोर्ट बाय द विटनेस। ठीक है, रिगार्डिंग फैक्ट अंडर इंक्वायरी, मतलब जो भी विटनेस द्वारा ओरल या वर्बल मीन से जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट को, जो भी केस या इंक्वायरी हमारा इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, तो उसको कहते हैं हम ओरल एविडेंस। ठीक है, हम इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वही जैसे वर्ड से पता चल रहा है, डॉक्यूमेंट्री मतलब डॉक्यूमेंट में हम किसी चीज़ को रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में अगर कोर्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एनी इंक्वायरी, अगर हम फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, देन वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल एविडेंस से, तो ओवर एविडेंस हमने जैसे पढ़ा कि ओरल या वर्बल फॉर्म में कोई स्टेटमेंट कोर्ट को दिया जाता है रिगार्डिंग फैक्ट अंडर इंक्वायरी, ये हमारा होता है ओरल एविडेंस। इसको भी हम फिर फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट एविडेंस एंड दूसरा इनडायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस का क्या मतलब है कि वो जो भी फैक्ट है वो चीज़ों को डायरेक्टली प्रूव कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रूविंग फैक्ट्स हमारा डायरेक्ट एविडेंस के अंदर आता है। और इनडायरेक्ट मतलब कि उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, हियरसे एविडेंस, मतलब वो डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर रहा है बेसिकली उस फैक्ट को। जस्ट जैसा मान लो आपने किसी और से वो बात सुनी हो और वो आप कोर्ट में आके प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस के अंदर आता है। और हम ओरली प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा ओरल एविडेंस में आता है। ठीक है, तो हमारा ओरल एविडेंस का दो टाइप था, डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, हम डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं या इनडायरेक्टली किसी बात को हम कोर्ट के अंदर ओरली प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखें, तो जो ओरल एविडेंस होता है वो हमारा मोर इम्पॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा ओरल एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। जब हम ऑर्डर ऑफ ट्रायल पढ़ेंगे देन उसमें हम अच्छे से थोड़ा देखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है। अभी के लिए आप समझ लो कि इसमें क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, क्योंकि आदमी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप उससे वापस से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसका रूल क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर ओरल टेस्टिमनी बाय द पर्सन कंसर्न। कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे रहे हो तो ओरल टेस्टिमनी चाहिए होता है उस पर्सन के द्वारा, इसलिए हम वो कह सकते हैं कि हमारा जो ओरल एविडेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें ओरल टेस्टिमनी नहीं चाहिए होता है। ये हमारे 6 एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है कि कोई आदमी अगर मर रहा है तो उसके पहले अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसको रिटन फॉर्म में हम बेसिकली लिखते हैं उनके वर्ड्स में ही, लेकिन उसका ओरल टेस्टिमनी के लिए ज़रूरत नहीं होता है। बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रिटन फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है कोई मैटर अगर कोई बुक में लिखी हुई है तो उसके ऑथर को आके कोर्ट में उसको ओरली जस्टिफाई नहीं करना होता है। थर्ड है हमारा एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में जो भी एविडेंस दिया है उसको एज ए रिटन फॉर्म हायर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। फोर्थ है हमारा रिपोर्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्ट, बैलिस्टिक का, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए, ये भी जो भी सारी लैब्स होती हैं उनका रिपोर्ट्स बेसिकली हमारा कोर्ट में एज ए डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही आता है। उसके लिए किसी को एक्सपर्ट को आके उसको प्रूफ नहीं करना होता है कोर्ट में बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा कोई पब्लिक रिकॉर्ड में कोई चीज़ है तो वो पब्लिक रिकॉर्ड में हो तो ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही होगी, तो उसको ओरली जस्टिफाई नहीं करने के लिए किसी को आना पड़ता है। लास्ट है हमारा हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन से 6 एक्सेप्शन है जिसमें ओरल टेस्टिमनी नहीं चाहिए होता है, इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन जनरली हम बात करें तो ओरल एविडेंस हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से।
राइट। तो ये था हमारा ओरल एविडेंस की कहानी। नेक्स्ट हम देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या आता है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने क्या पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में, रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में अगर कुछ भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं एविडेंस कोर्ट को फॉर एनी इंक्वायरी, तो हम उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है हमारा, तो सबसे पहले हमारा आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट्स। जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स किसके द्वारा इशू किया जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, लाइक फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, इलनेस सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मेंटल इलनेस सर्टिफिकेट। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ये भी हमारा लीगल होते हैं और ये मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में आप इसको कोर्ट में किसी इंक्वायरी में आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी एक चीज़ डॉक्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि इसका एक डुप्लीकेट कॉपी ज़रूर अपने पास रखना होता है, ताकि कोई मेडिकल लीगल केस अगर इन फ्यूचर बनता है देन उससे प्रिवेंट हुआ जा सकता है, ठीक है। और ये हमारा मेडिकल अगर आप नहीं रख रहे हो तो वो हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर भी आता है। तो हमें एक कॉपी तो ज़रूर रखना रहता है जो भी हम सर्टिफिकेट, अगर हम ये सब सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो। सेकंड हमारा जो आता है वो होता है हमारा मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। जो भी हमारा मेडिको लीगल रिपोर्ट्स लाइक इंजरी रिपोर्ट, वुंड सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या सेक्सुअल असॉल्ट का जो भी रिपोर्ट होता है, जो हम किसके रिक्वेस्ट पे बनाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या विक्टिम के रिक्वेस्ट पे बनाते हैं, यूजुअली इन क्रिमिनल केस। वो हमारा जो भी मेडिको लीगल रिपोर्ट होते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आता है। तो ये था हमारा तो मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। अब एक और बात आपको ज़रूर इसमें यह ध्यान रखना है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट्स है हमारा, तो वो जाके डॉक्टर जब तक इसको टेस्टिफाई नहीं करेगा फैक्ट्स को ओथ लेके, तब तक इसको एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम नहीं लेते बेसिकली, ठीक है। अगर इंजरी रिपोर्ट, वुंड रिपोर्ट या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट एग्जाम का रिपोर्ट अगर डॉक्टर इशू किया है, देन डॉक्टर को जाके उसको कोर्ट में जाके टेस्टिफाई करना पड़ेगा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर्स को बेसिकली जो भी क्रिमिनल केस में अगर उन्होंने ऐसा कोई मेडिकल लीगल रिपोर्ट इशू किया होता है, तो उस केस में समन आता है काफ़ी बहुत फ्रीक्वेंटली, ताकि आप कोर्ट में आओ और उन चीज़ों को जस्टिफाई करो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमारा दो हमने देख लिया यहाँ पे, मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल लीगल रिपोर्ट। इसके बाद हमारा दो चीज़ और आता है इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर, जो होता है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है और डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन का क्या होता है कि वो रिटन और ओरल स्टेटमेंट होता है मेड बाय डाइंग पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ अनलॉफुल एक्ट लीडिंग टू डेथ। अगर कोई अनलॉफुल एक्ट हुआ है उसके साथ, तो जिसकी वजह से उसका डेथ हो सकता है या फिर होने वाला रहता है, तो उसके पहले जो भी हम रिटन या ओरल स्टेटमेंट उस पेशेंट या फिर पीपल के द्वारा दिया जाता है उसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। और ऐसा इसमें ओथ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मरने से पहले आदमी झूठ नहीं बोलता, तो उसमें ना क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और ना ही कोई ओथ लेना रहता है। जो भी पेशेंट आपको बता रहा है जस्ट आप आ, उसको डायरेक्टली हम रिटन फॉर्म में ले लेते हैं पेशेंट्स के वर्ड में, ठीक है। और ये जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो हमारा सेक्शन 21 क्लॉज 1 बीएसए के अंदर आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आता है ये डाइंग डिक्लेरेशन। ये बात आपको ज़रूर याद रखना है, एमसीक्यूज में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये था हमारा डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, डाइंग डिपोजिशन बेसिकली क्या होता है, एक बेड साइड कोर्ट, इसका अदर नेम हम ऐसा कह सकते हैं कि बेड साइड के पास ही कोर्ट। अगर मान लो कोई पेशेंट एडमिट है तो उसके बेड के पास ही अगर हम कोर्ट लगा दे रहे हैं, बेसिकली कोर्ट में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट होने होते हैं, लॉयर होना रहता है, तो अगर उसके बेड के पास ही अगर हम कोर्ट लगा दे रहे हैं और उसमें जो भी स्टेटमेंट वो देता है वो डाइंग डिपोजिशन के अंदर आता है, वो हमारा रिटेन क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आता है। तो इसमें ये रिकॉर्ड होता है प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के, और इसमें हमारा एक्यूज पार्टी का लॉयर और जो भी विक्टिम का लॉयर दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें ओथ लेना रहता है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी परमिटेड रहता है। लेकिन एक मेन बात आपको याद रखना है कि ये इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। तो डाइंग डिपोजिशन क्या था, बेड साइड कोर्ट था, मजिस्ट्रेट होते हैं, लॉयर्स होते हैं और ओथ लेना रहता है और क्रॉस एग्जामिनेशन
भी परमिटेड रहता है। ये 4 बात आपको याद रखना है डाइंग डिपोजिशन से रिलेटेड। अगर हम एक छोटा-सा कंपैरिज़न देखिए डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बीच में, तो डाइंग डिक्लेरेशन जो था उस वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड के किसी के द्वारा किया जा सकता है, लाइक मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, पुलिस या फिर कोई नॉर्मल पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, ठीक है? इसमें कोई ओथ नहीं लेना रहता, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। लेकिन डाइंग डिपोजिशन में क्या होता है, वो एक्चुअल कोर्ट सेशन ही होता है, जस्ट बेड साइड है आपके, मतलब कोर्ट आपके बेड के पास ही आ जाता है। इसमें ओथ भी लेना रहता है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी लेना रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉयर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा डाइंग डिपोजिशन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कोई भी एविडेंस जो रिकॉर्ड होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है? तो इसको हमने ऐसा 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा होता है ओथ। सबसे पहले जो भी एविडेंस देने के लिए जो भी विटनेस आता है उसको ओथ लेना रहता है कि आई विल स्पीक द ट्रूथ, होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। ये मैंडेटरी होता है। अगर आप इसको रिफ्यूज़ करोगे तो आप पनिशेबल होगे सेक्शन 213 के अंदर, ठीक है? बीएनएस सेक्शन 213 के अंदर अगर अगर आप ओथ लेने से मना करोगे तो आप इसके अंदर पनिशेबल होते हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये होता है कि चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स, उनको उतना ऐसा मानते हैं कि उनको उतना समझ नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन होते हैं, वो अगर ओथ ना भी ले तो चलेगा, ठीक है? तो ये था हमारा ओथ, ठीक है? जो अगर मान लो आपने ओथ लिया और उसके बाद आपने फॉल्स एविडेंस दिया, तो ये हमारा डिस्क्राइब्ड है अंदर सेक्शन 227 बीएनएस के अंदर। अगर आपने किसी एविडेंस में फैब्रिकेशन किया तो वो हमारा डिफाइंड है 228 बीएनएस के अंदर। और अगर इन दोनों चीज़ों को हम पनिश ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली पनिशेबल है, और ये पनिशमेंट हमारा सेक्शन 229 के अंदर दिया जाता है, ठीक है? तो देखो, आप देख रहे हो एक ऑर्डर सा बन रहा है। अगर आप फॉल्स एविडेंस दिया तो 227, फैब्रिकेशन के एविडेंस के साथ तो 228, एंड पनिशेबल किस में हो गए, 229 के अंदर, 229 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो ये था हमारा ओथ के बारे में। सबसे पहले ओथ लेना ही पड़ता है सबको, एंड अगर नहीं लिया तो पनिशेबल होते हो 213 बीएनएस के अंदर। और एक्सेप्शन क्या है हमारा, चाइल्ड। और ये था हमारे कुछ बीएनएस। अगर आप कोई फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या फैब्रिकेशन कर रहे हो और किसके अंदर वो पनिशेबल है वो हमारा 229 बीएनएस के अंदर। तो ओथ लेने के बाद सबसे पहला चीज़ होता है हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब इसको क्या, एक और चीज़ क्या कहते हैं, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, ठीक है? डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेगा कौन, तो एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल हिम। देखो इसमें क्या होता है, अब बेसिकली हम देखें तो दो पार्टी होता है, एक तो एक्यूज पार्ट, एक विक्टिम पार्ट। विक्टिम पार्ट के लॉयर को क्या कहते हैं हम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है? और जो एक्यूज्ड होते हैं उनके लॉयर को क्या कहते हैं, डिफेंस लॉयर। तो डिफेंस लॉयर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर में से दोनों आदमी में से कोई भी एविडेंस देने के लिए किसी विटनेस को बुला सकते हैं। तो जो भी बुलाएगा, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बुलाया है तो वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करेगा। अगर डिफेंस लॉयर ने बुलाया है तो वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ भी कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जिस पार्टी ने बुलाया है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है? ये क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, तो प्लेस ऑल द फैक्ट नोन बाय द विटनेस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ऑब्वियसली कोई भी अगर विटनेस आया है तो अपना सारा फैक्ट कैसे रखेगा, इस डायरेक्ट एग्जामिनेशन के प्रोसेस के दौरान ही रखेगा। जो जिस जिस पार्टी ने कॉल किया है वो ट्राई करेगा तो सारा फैक्ट को कोर्ट के सामने रखवाने का डायरेक्ट एग्जामिनेशन में। एक मेन बात आपको याद रखना है कि इसमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, यस और नो वाले सवाल, मतलब जिसमें यस और नो ही से आप आंसर कर सकते हो, वो लीडिंग क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है? नेक्स्ट हमारा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, अपोजिट पार्टी या लॉयर ऑफ एक्यूज्ड। जैसे हमने पहले बताया था, एक्यूज्ड होते हैं और एक विक्टिम होता है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, अपोजिट पार्टी। मान लो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बुलाया था तो उन्होंने डायरेक्ट एग्जामिनेशन किया, उसके बाद हमारे डिफेंस लॉयर होंगे जो कि लॉयर ऑफ एक्यूज्ड भी होते हैं, वो हमारा करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है? इसका पर्पस क्या होता है कि हम एलिसिट करने का ट्राई करेंगे लॉयर फेवरेबल फैक्ट्स उनकी तरफ के, ठीक है? वो टेस्ट करेंगे एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट, मॉडिफाई करेंगे विक्टिम के स्टेटमेंट को, या एक नया लुक देने का ट्राई करेंगे किसी भी केस को। इसमें ये चार उनका पर्पस रहता है ताकि कैसे भी केस उनकी तरफ मतलब मूव फॉरवर्ड हो, बेसिकली उनकी तरफ उनको फेवर मिले, वो ऐसा स्टेटमेंट पास ऑन करवाने का ट्राई करेंगे विटनेस से,
ठीक है। इसमें क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन अलाउड रहता है, लाइक आपने ये देखा था, यस और नो में आंसर दो, तो ये सवाल आप इसमें पूछ सकते हो, इसमें लॉयर पूछते हैं बेसिकली, ठीक है। एक और बात आपको याद रखना है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता, डिफेंस ट्राई करेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एविडेंस को वीक करने का, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता, वो जितने देर चाहे उतने देर उससे सवाल पूछ सकता है विटनेस से, राइट। तो ये था हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वापस से री एग्जामिनेशन होता है, वापस से री एग्जामिनेशन कौन करेगा, जो पार्टी, जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है, और इसका पर्पस क्या होगा, क्लैरिफाई करना डाउट्स को जो भी अभी क्रॉस एग्जामिनेशन में बना हो, और फैक्ट को डीपली सबके कोर्ट के सामने रखना, ताकि कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए बेसिकली। जैसे जो भी अपोजिट पार्टी के लॉयर होंगे वो क्या करेंगे, वीक करने का ट्राई करेंगे एविडेंस का, तो यहाँ पे री एग्जामिनेशन में जो पार्टी जिसने कॉल किया है उस विटनेस को, उसके पास वापस से मौका रहता है, ताकि वापस से वो केस को अपनी तरफ मोड़े। और एक और बात आपको याद जरूर रखना है कि इसमें कोई नया पॉइंट नहीं डिस्कस होना चाहिए, और कोई लीडिंग क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वापस से अ, जो अपोजिट पार्टी होता है उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का वापस से मौका मिलेगा, और फिर वापस से री एग्जामिनेशन होगा। तो आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई नया पॉइंट नहीं ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसको पॉइंट को वापस टेस्टिफाई करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा अपोजिट का लॉयर, तो नया पॉइंट नहीं रख सकते हो, और कोई यहाँ पे भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता। लीडिंग क्वेश्चन केवल और केवल क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द अपोजिट पार्टी ही पूछा जा सकता है, ठीक है। ये था हमारा री एग्जामिनेशन। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो कोर्ट क्वेश्चन होता है, मतलब जज किसी भी लेवल में यहाँ पे सवाल पूछ सकता है विटनेस से, ठीक है। वो किसके अंदर आता है, 168 बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आता है, कि कोर्ट में जो भी जज होता है वो कभी भी सवाल पूछ सकता है किसी भी स्टेज पे। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकता, क्रॉस में नहीं पूछ सकता, ये में नहीं पूछ सकता, वो सब जगह कहीं पे भी उससे लग रहा है जज को कि हाँ मुझे सवाल पूछना चाहिए, तो वो पूछ सकता है। वो किसके अंदर आता है, 168 बीएसए के अंदर आता है। तो हम अगर सब चीज़ को एक बार कंबाइन करेंगे, तो अगर ऑर्डर ऑफ ट्रायल देखें किसी भी केस में, जो कि हमारा डिफाइंड है किसके, 143 बीएसए के अंदर, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी विटनेस आएगा वो सबसे पहले ओथ लेगा, ओथ लेने के बाद वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन होगा उसका। डायरेक्ट एग्जामिनेशन कौन करेगा, जो पार्टी उस जिस पार्टी ने उसको कॉल किया है। जैसे उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ये क्रॉस एग्जामिनेशन किसको करने का मौका मिलता है, अपोजिट पार्टी को। अपोजिट पार्टी, अगर डिफेंस लॉयर ने बुलाया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बुलाया तो डिफेंस लॉयर के ये क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन। वापस जिस पार्टी ने बुलाया है वो रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन करेगा, ताकि जो भी मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था वो क्लैरिफाई करेगा डाउट्स को सारे, ठीक है। और आपको मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज़ याद रखनी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ही केवल लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ ट्रायल, जो कि 143 बीएसए के अंदर डिफाइंड। तो ये था हमारा प्रोसीजर किसी भी एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हम लास्ट में एक बार देखें कि हम सारे सेक्शन जो भी हमने इस वीडियो में मेंशन किया है उसको अगर एक टेबल में डालें, तो वो कुछ इस तरह आएगा, ताकि हम एक बार में इसको फटाफट रिवाइज कर पाए लास्ट में। तो जो हमारा डाइंग डिक्लेरेशन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ तो इस टेबल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाला है आपके लिए। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो हमारा होता है सेक्शन 26 क्लॉज 1 बीएसए के अंदर आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आता है। ऑर्डर ऑफ ट्रायल जैसे हमने अभी भी देखा 143 के अंदर आता है। जज किसी भी टाइम पे सवाल पूछ सकता है, ये कहाँ पे डिफाइंड है, 168 में डिफाइंड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रिफ्यूजल ऑफ ओथ था वो हमारा आता है सेक्शन 213 बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर। परजुरी, परजुरी जैसे फॉल्स एविडेंस, मैं बताना भूल गया था कि फॉल्स एविडेंस को परजरी भी कहते हैं, वो सेक्शन 227 के अंदर आता है। फैब्रिकेशन टू एनी एविडेंस वो हमारे 228 के अंदर आता है, और इन दोनों का पनिशमेंट वो हमारा आता है 229 बीएनएस के अंदर हमारा डिफाइंड है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो ये था हमारे सारे सेक्शन जो हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक।